हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। इंटरव्यू टिप्स एंड प्रिपरेशन पर ये फोर्थ वीडियो है। 3 वीडियो ऑलरेडी पहले बन चुके हैं। ये सीरीज चल रही है और ये आज चौथा पार्ट है। इस पार्ट में मैंने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया है और उन्हीं पे फोकस किया है। एक फ्रेशर कैंडिडेट जिसने अभी अभी डिप्लोमा किया है, अभी भी बीटेक किया है, जिसको जॉब ज्वाइन करना है या जॉब करना है, तो वो अपने बायोडाटा में अपने करियर ऑब्जेक्टिव को कैसे लिखेगा। मैं नहीं चाहता कि करियर ऑब्जेक्टिव आपका कहीं एक दूसरे से देखा हुआ हो या एक दूसरे का सीवी देख कर बना लिया उसके हिसाब से लिखा हो 2 लाइन का। वो उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। तो मैं यही चाहूँगा और यही सिखाना चाहूँगा कि आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव स्वयं से डिजाइन करें, खुद लिखें और उसका इंप्रेशन बिल्कुल अलग ही पड़ेगा। ये बात हो रही है एक फ्रेशर कैंडिडेट के करियर ऑब्जेक्टिव को लेकर। इस सीरीज का जो पार्ट 2 था उसमें मैंने करियर ऑब्जेक्टिव की भी बात की थी, बट वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए थी। कहने का मतलब है करियर ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिज्यूम में, आपके बायोडाटा में, आपके सीवी में। और इसको सुधार कर लेना चाहिए। जो चलता आ रहा अब उसको छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, बट अब चीज़ों को बदल लेना चाहिए। तो करियर ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा, थोड़ा मैं भी हेल्प करूंगा आपकी, ये कैसे लिखा जाए, क्या होना चाहिए। और ये इस तरह से लिखा जाए कि यदि सामने वाला पढ़े, आपका बायोडाटा जैसी देखे, उसको भी इम्प्रेशन मतलब लगे कि मतलब कितना अच्छा मतलब लिखा है और ये ऑर्गेनाइजेशन के प्रति भी अपनी बात कहना चाहता है और ये कहीं का इधर उधर से देखा हुआ नहीं है, खुद से मतलब डिजाइन किया हुआ है। तो थोड़ा उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो उस हिसाब से कैरियर ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा और आप भी थोड़ा उसमें अपना दिमाग लगाइए और धीरे धीरे उसको ठीक कर लीजिए। तो ये कैरियर ऑब्जेक्टिव आपके सीवी में बहुत बढ़िया हो जाएगा। दूसरी बात, आप जब कभी इंटरव्यू देने जाते हैं कहीं पर भी, तो कई बार ऐसा होता है कि आपसे पूछ दिया जाता है कि आप अपना परिचय दें, अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई बार हम अपना इंट्रोडक्शन उतना अच्छे से नहीं बता पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। उसके पीछे कई कारण होते हैं। कभी कभी ये भी कारण होता है कि हमारा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है या हमारा इंग्लिश पे उतना अच्छा कमांड नहीं है, हमारी फ्लुएंसी उतनी अच्छी नहीं है, तो हम अपने आप को उतना अच्छा नहीं इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। ऐसा भी कई बार हो जाता है। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी जो गलती ये होती है कि हम अपना इंट्रोडक्शन कभी भी तैयार करके पहले से एडवांस में नहीं रखते हैं। कायदा ये होता है, तरीका ये होता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन धीरे धीरे करके, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप डायरी में नोट करके तैयार करके रख लें। बार बार उसको पढ़ें, बार बार सीखें। तो कम से कम कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाओगे, एट रैंडम कहीं पर भी ये हुआ कि आप अपने बारे में बताएं या इंट्रोडक्शन दें, तो कम से कम हेजिटेशन तो नहीं होगा। आप कम से कम अपने आप को इंट्रोड्यूस तो कर पाओगे अच्छे से, बेइज्जती तो नहीं होगी कम से कम। इतना तो किया ही जा सकता है ना। तो क्यों ना पहले से तैयारी कर ली जाए, पहले से उसको ठीक कर लिया जाए। तो हम क्यों मतलब ऐसी सिचुएशन में फंसे कि मतलब हम लड़खड़ाते हुए बोले और हम सही से बता ना पाए कि हम, मेरा नाम क्या है, हम क्या करते थे, क्या पहले किया, क्या है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है। तो ये सब गलतियां मत करिए। अब ये समय बहुत आगे निकल चुका है, ये आप पहले से एडवांस तैयारी करिए इसकी, इंट्रोडक्शन की। 1-2 पेज का इंट्रोडक्शन बनाइए, बार बार लिखिए। जिसका इंग्लिश बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, चलो उसको तो कोई दिक्कत आती नहीं है, वो तो मैनेज कर लेता है। नॉर्मली कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, यूपी बोर्ड से पढ़े होते हैं और इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये भी कभी कभी दिक्कत आ ही जाती है। तो बेहतर यही होगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लें, पेज पर लिख लें और उसको बार बार रीड करें और वो ठीक हो जाएगा, फिर कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सेकंड, एक इम्पॉर्टेंट बात और होती है इंट्रोडक्शन में, कि जब भी आप अपने बारे में कहीं इंट्रोड्यूस करते हैं या अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो ये थोड़ा मतलब स्लो बताया जाता है। मतलब बहुत फास्ट इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाता है। मतलब इस चीज़ पे आप ध्यान मतलब रखना मेरी बात को, कि धीरे धीरे स्लोली स्लोली ही इंट्रोड्यूस करा जाता है सामने वाले को। और एकदम से फास्ट मतलब नहीं होना चाहिए। आप तरीके से बताएं, स्टेप बाय स्टेप बताएं, तो ये हो जाता है। मतलब ऐसा ना लगे मतलब कि कुछ रटा-रटाया है या मतलब आप तेज़ी से बोल दिए और सामने वाले को आधी बात समझ में आई या नहीं आई, तो वो थोड़ा गलत होता है। तो आप जब भी इंट्रोड्यूस करें अपने आप को या अपना इंट्रोडक्शन दें, तो थोड़ा स्लो मतलब बोलें और थोड़ा पिच बहुत हाई मत रखें मतलब। दूसरी एक चीज़ और ये भी ध्यान रखें
कि जब आप इंट्रोडक्शन दें तो कोशिश करें कि आप इंग्लिश में ही इंट्रोड्यूस करें अपने आप को, थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब हिंदी में ना बताएँ कि मेरा नाम रमेश कुमार है या मेरा नाम फलाना है और मैं यहाँ से पढ़ा, वहाँ से पढ़ा, मैंने ये किया, 4 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया, इस तरह किया। मतलब मेरे हिसाब से ये अब छोड़ देना चाहिए। आप इंग्लिश में तैयार करें, पहले से एडवांस तैयारी कर लें और जब आप कहीं इंट्रोडक्शन देंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपको इंग्लिश नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा इंप्रेशन ठीक पड़ जाएगा और इतना कोई ज़्यादा पूछता नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए पहले से तैयारी कर ली जाए तो क्या दिक्कत है? मैं भी आपको हेल्प करूँगा, मैं भी गाइड करूँगा, हमारे वीडियो पे, मेरे चैनल पे रहेंगे तो इस तरह की चीज़ें तो सीखने को मिलेंगी ही आपको, बिल्कुल मिलेंगी और इम्प्रूवमेंट 100% होगा। मैं बना ही वीडियो इसलिए रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट हो, जो कमियाँ हैं उनमें धीरे-धीरे सुधार हो। तो आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएँगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक फ्रेशर कैंडिडेट अपने बायोडाटा में, अपने रिज़्यूम में अपना करियर ऑब्जेक्टिव कैसे लिखेगा, उसको ठीक किया जाए। कुछ आप अपना दिमाग लगाइएगा, कुछ मैं सैंपल बताऊँगा, मैं एक डेमो बताऊँगा कि कैसे लिखा जाए और दोनों लोग मिलके काम करेंगे और बात बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया करियर ऑब्जेक्टिव आपके बायोडाटा में दिखेगा, पढ़ते ही मतलब लगेगा कि यार किसी ने कुछ लिखा है, मतलब सही है। तो एक सैंपल मैं आपको दिखाऊँगा जो मैंने लिखा है, आप उसका मीनिंग भी समझना, उसका अर्थ भी समझना और ये सोचना कि देखिए वाक़ई ये कितना अच्छा है कि नहीं। आप खुद से कहोगे हाँ, ये सर बिल्कुल सही है, ये बढ़िया है एकदम और इस मुझे इस तरह इम्प्रूव करना चाहिए। तो अब देखिए आप करियर ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा है आई सीक ए चैलेंजिंग असाइनमेंट इन इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट विल यूटिलाइज माय नॉलेज एंड स्किल फुल स्टॉप। पहली लाइन में क्लियर हो गया ना। आई सीक ए चैलेंजिंग असाइनमेंट मतलब हमने वर्ड यूज किया चैलेंजिंग असाइनमेंट लेना चाहता हूँ, ढूंढ रहा हूँ। कितनी बढ़िया बात है। आई सीक ए चैलेंजिंग असाइनमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिस कंपनी में काम करने जाओगे उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। दैट विल यूटिलाइज माई नॉलेज एंड स्किल मतलब नॉलेज की भी बात कर ली मैंने और स्किल की भी बात कर ली, फुल स्टॉप। इसके बाद देखो माई एम मेरा उद्देश्य मैं लिख रहा हूं माई एम इज टू कंट्रीब्यूट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव हैं वही मेरा उद्देश्य है, वही मेरा एम है उसमें कंट्रीब्यूट करना। मतलब लिख रहा हूं मैं देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। माई एम इज टू कंट्रीब्यूट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू ग्रो विद इट। बढ़िया है, फुल स्टॉप। इसके बाद देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन, टू गेन एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस लेना है, टू गेन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल, इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल की जगह आप टेक्सटाइल टेक्सटाइल ही रहने दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है, मतलब टेक्सटाइल में ही सारा आ जाएगा या आपका जो भी फील्ड हो, मतलब अगर टेक्सटाइल ब्रांच से नहीं है तो वहाँ पे चेंज कर लेना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कुछ भी लिख लेना। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल और सैंपल है समझने के लिए, इसके बाद आप अपने आप ठीक कर लोगे। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो देखो, टू गेन experience in the field of textile, I come with a conviction, I come with a conviction मतलब दृढ़, conviction मतलब दृढ़, I come with conviction that with my set of acquired knowledge। अब इसका मीनिंग समझिएगा कितना बढ़िया लिखा हुआ है। उसके बाद कॉमा, I can work, I can work towards, I can work towards achieving organizational goals while providing a chance to learn and perform। समझिए इसका मीनिंग कितना बढ़िया लिखा हुआ है। मतलब एक फ्रेशर कैंडिडेट है, वो अपनी बात कह रहा है कि मैं कैसे अचीव करना चाहता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को और कैसे मतलब लर्न करना चाहता हूँ। सारी बात देखो एक कैरियर ऑब्जेक्टिव की ये 5-6 लाइनों में आ गई। मतलब एक फ्रेशर कैंडिडेट यदि ऐसा लिखे तो मेरे हिसाब से तो बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन, मतलब मेरे हिसाब से तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है मैं इसको मानता हूँ, तो मेरे हिसाब से ही सुधार करना चाहिए। ये मैंने एक सैंपल बताया है, आप इसमें चाहें तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। मतलब मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ केवल आपको, मैं एक दिशा दे रहा हूँ आपको, मतलब ये करो, ये करो, ये करो, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो। एक डायरेक्शन दे रहा हूँ आपको। आपको थोड़ा बहुत आगे-पीछे करके चीज़ों को ठीक करिए, लेकिन मैं एक फ़ोर्स कर रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ, इसको बदलो, 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 ये बहुत ज़रूरी होता है। ये जो मैंने करियर ऑब्जेक्टिव लिखा है,
तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन यदि समझना चाहें कि मतलब हिंदी में क्या कहना चाहते हैं, तो वो भी देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए समझिए। ये तो इंग्लिश में ही लिखना है, लेकिन एक बार हिंदी अर्थ थोड़ा इसका समझ लिया जाए। देखो, मैं एक ऐसे संगठन में एक चुनौतीपूर्ण कार्य की तलाश में हूं, जो मेरे ज्ञान और कौशल का उपयोग करेगा। मेरा उद्देश्य संगठन के उद्देश्य में योगदान देना और उसके साथ आगे बढ़ना है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में अनुभव हासिल करने के लिए मैं इस दृढ़ विश्वास के साथ आया हूं कि अपने अर्जित ज्ञान के साथ मैं सीखने और प्रदर्शन करने का मौका प्रदान करते हुए संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर सकता हूं। मतलब मैं अपनी बात कह रहा हूं, ये हुआ मेरा करियर ऑब्जेक्टिव एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, जिसके पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो अपने करियर ऑब्जेक्टिव में पूरी तरह ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलने की बात कर रहा है। ये है एक प्रभावशाली करियर ऑब्जेक्टिव और इसे आपको बदलना है। क्लियर? इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं। देखिए, सम रिज्यूम राइटिंग टिप्स, मतलब रिज्यूम बनाओगे उसमें भी कहीं ना कहीं गलतियां होंगी, तो कुछ और मैं हाईलाइटेड पॉइंट लाया हूं, उसको ध्यान में रखिए। नंबर पहला पॉइंट, आप अपने पूरे रिज्यूम में चेक करिए कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। चेक ग्रामेटिकल एरर इन योर रिज्यूम। ग्रामेटिकल एरर को चेक करिए, स्पेलिंग चेक करिए, कोई गलती तो नहीं है इस तरह की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कीवर्ड। पता लगा रिज्यूम तो बहुत बढ़िया बना लिया और उसमें छोटी छोटी ग्रामेटिकल एरर कर रखी हैं, पूरा इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा। सबसे पहले ये चेक करो। दूसरा पॉइंट, स्पेस, मतलब दो लाइनों के बीच में स्पेस कितना रखना चाहिए? 1.15 का रखना चाहिए। मतलब जब आप रिज्यूम कहीं भी कुछ भी बनाओ, मतलब रिज्यूम है जो भी है, दो लाइनों के बीच का स्पेस कितना होना चाहिए? ये 1 ना रख के आप 1.15 रखो तो बहुत बढ़िया होता है स्पेस। आप कर लेना अपने बायोडाटा में। तीसरा पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ फॉन्ट। कौन सा फॉन्ट रखोगे? मतलब रिज्यूम बना तो फॉन्ट कौन सा होना चाहिए? मैंने 3 फॉन्ट यहाँ पे आपको बताए हैं, ये 3 बहुत बढ़िया हैं। इसके कोशिश करिए आप इन्हीं में ही रहिए, इसी तरह के फॉन्ट रखिए, ये मतलब थोड़ा देखने में ठीक लगते हैं। पहला तो एक तो है टाइम्स रोमन, या तो आप उसमें पूरा बायोडाटा बनाओ। दूसरा एक फॉन्ट होता है सेंचुरी गोथिक, या इसमें पूरा बायोडाटा बनाओ। तीसरा होता है ट्यूबूसेट एमएस, ये ढूंढ लोगे आपको वर्ल्ड में मिल जाएगा। इन 3 फॉन्ट में ही अपना बायोडाटा आप रखिए, ये थोड़े ठीक लगते हैं। फॉन्ट हैं तो बहुत सारे, उसमें सैकड़ों फॉन्ट पड़े होते हैं, लेकिन रिज्यूम और बायोडाटा में इसी यही 3 फॉन्ट रखिए। मैंने 3 खुद मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, आप रखिए इसको, अच्छा लगे कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए इसमें। चौथी इंपॉर्टेंट बात, सिलेक्शन ऑफ फॉन्ट साइज। अब साइज कितना रखोगे? तो साइज क्या होता है बायोडाटा में, जो आपकी हेडिंग होती है उसका तो साइज रखो आप 13 और जो उसके नीचे बॉडी होती है उसको रखो आप 12, तो रिज्यूम पूरा देखने में ठीक लगता है। मतलब कोई भी हेडिंग है, जैसे मान लो वर्क एक्सपीरियंस हेडिंग है या एजुकेशन हेडिंग है, तो हेडिंग को तो आप रखो 13 में और नीचे बॉडी को रखो आप 12। हेडिंग तो चाहो तो एक और बढ़ा सकते हो, 14 भी रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करना आप बना के देखना, आपके समझ में आ जाएगा। वैसे हेडिंग 13, उससे एक छोटा पॉइंट, मतलब 13 से नीचे 12, मतलब एक का डिफरेंस होना चाहिए दोनों में, कहने का मतलब ये है मेरा मतलब। तो एक तो आप ये काम कर लो। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेन हेडिंग है वही केवल बोल्ड में होनी चाहिए। मतलब एक रिज्यूम के अंदर बोल्ड ज्यादा नहीं करना चाहिए, बोल्ड। तो जो मेन हेडिंग है, जैसे एक्सपीरियंस हो गया, एजुकेशन हो गया या वर्क एक्सपीरियंस होगा, केवल वही बोल्ड रहेगी, बाकी सब बोल्ड नहीं रहना चाहिए। मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिज्यूम के अंदर। छठवां पॉइंट, जब रिज्यूम होता है ना तो उसमें आप लोग एक ही मोबाइल नंबर अपना दिया करो। ये दो दो मोबाइल रखना, मोबाइल नंबर देना रिज्यूम में अच्छा नहीं लगता है, कि एक नंबर नहीं लगेगा तो अब दूसरे पे अगला एचआर वाला कॉल करेगा, ये अच्छी चीज नहीं है। एक नंबर रखो, वही ठीक रहता है। और दो दो नंबर मत लिखा करो, वो रिज्यूम में मतलब उतना सही नहीं रहता है। आप सिंगल नंबर रखो, जिसका एक एक नंबर लिखा है वो तो कोई बात ही नहीं, कि दो दो नंबर मत दिखाया करो रिज्यूम में। एक तो इस चीज को इम्प्रूव करो। सातवां पॉइंट, जो रिज्यूम जब खत्म होता है तो उसका जो लास्ट पेज होता है ना, सबसे आखिरी का पेज, सबसे लास्ट, तो लास्ट में नहीं लिखते हैं कि डेट क्या है, प्लेस क्या है और नेम क्या है, तो लास्ट में क्या है कि वो सबसे नीचे रहना चाहिए, बॉटम में।
मतलब बिल्कुल नीचे की तरफ आना चाहिए, एकदम तली की तरफ, मतलब डेट, प्लेस और इधर साइड में मतलब जो भी नाम है, मतलब ये लास्ट का पार्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल रिज्यूम के नीचे की तरफ होना चाहिए और थोड़ा सा ही गैप होना चाहिए। तो अ, ये भी मतलब आप लोग कर लेना रिज्यूम के अंदर, छोटी सी बात है। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने बताया है इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो गई। अब एक चीज रह गई जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप कैसे दोगे, इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाए और इंग्लिश में दिया जाए, तो उसके लिए मैंने अभी पहले डायरेक्शन तो दिया है, लेकिन एक सैंपल मैं भी आपके लिए बना के लाया हूं कि इस तरह से आप इंट्रोडक्शन अपना तैयार कर लो। इंट्रोडक्शन एक फ्रेशर कैंडिडेट का भी हो सकता है और एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट का भी इंट्रोडक्शन हो सकता है। तो मैंने भी एक सैंपल बनाया है, थोड़ा आप इससे हेल्प ले लेना और थोड़ा अपने हिसाब से बना लेना। लेकिन आप ये काम कर लेना जो मैंने बताया है कि डायरी में लिखो, अपना इंट्रोडक्शन बना लो, और एक बार इंट्रोडक्शन बन जाएगा तो कहीं पर भी हेजिटेशन नहीं होगा, किसी के सामने भी होगा फटाक सीना आप अपना इंट्रोडक्शन दे पाओगे। तो ये चीजें आपको इंप्रूव करनी है। तो एक सैंपल जो मैंने बनाया है आप एक बार उसको देखो, मतलब उसके हिसाब से आप अपने आप मतलब चेंज कर लेना जो भी हो, लेकिन इससे थोड़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। मेरा मतलब यही एक मकसद है। देखो क्या लिखा है मैंने, माई नेम इज प्रशांत कुमार। ठीक, सबसे पहले बोला जाएगा माई नेम इज प्रशांत कुमार, फुल स्टॉप। आई एम फ्रॉम कानपुर, या आप जहां से भी हैं, आई एम फ्रॉम बनारस या आई एम फ्रॉम जयपुर, आई एम फ्रॉम कानपुर यूपी, या जो भी ये आएगा, फुल स्टॉप। इन माई फैमिली, इन माई फैमिली कॉमा, अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के अलावा, आई हैव 4 एल्डर सिस्टर, मतलब मेरी 4 बड़ी बहनें हैं, ये बता सकते हो। आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर लेना। देखो मैंने लिख के थोड़ा समझाने की कोशिश करी है कि मतलब कैसे बोला जाएगा, सीरियल किलम क्या होगा, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, ये तो एक सीक्वेंस है, करना आपको है। मैं एक आइडिया और सपोर्ट कर रहा हूँ आपको बनाने के लिए इंट्रोडक्शन। यहाँ तक क्लियर। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स आई हैव 4 एल्डर सिस्टर, फुल स्टॉप। इसके बाद आई हैव डन बीटेक या आई हैव डन डिप्लोमा या जो भी है, आई हैव डन बीटेक इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूपीटीटीआई कानपुर इन ईयर 2013। ठीक, मैंने बीटेक किया, डिप्लोमा किया, फलाने फलाने सन में किया। कभी कभी ऐसा होता है ना, डिप्लोमा के बाद मान लो बीटेक, मतलब डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लिया, या किसी ने बीटेक किया, बीटेक के बाद एमटेक कर लिया तुरंत, तो उसके लिए भी मैंने लिख रखा है। एंड फर्दर, एंड फर्दर उसके बाद एमटेक इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी फ्रॉम जीसीटीआई कानपुर इन ईयर 2015, मतलब बीटेक किया, बीटेक के बाद डिप्लोमा किया, या डिप्लोमा किया, डिप्लोमा का बीटेक किया। इसके हिसाब से आप देखो यहाँ सेट कर लेना। उसके बाद एज माई रूट्स, मतलब एज माई रूट्स आर फ्रॉम कानपुर, मतलब मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। एज माई रूट्स फ्रॉम कानपुर, सो आई कंप्लीटेड माई 12th स्टैंडर्ड, मतलब जो स्कूलिंग वाला टाइम नहीं होता है, हाई स्कूल इंटर वाला, वो वाली बात कह रहा हूं मैं। एज माई रूट्स आर फ्रॉम कानपुर, सो आई कंप्लीटेड माई 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम यूपी बोर्ड या और सीबीएसई बोर्ड, मतलब मैं कानपुर का ही रहने वाला हूं, तो मैंने अपना स्कूलिंग टाइम जो है या जो मैंने 12th है तो मैंने वहीं से कंप्लीट किया है। अब मैंने यहाँ केवल 12th दिखा दिया है, मतलब 10th नहीं दिखाया है। मतलब कहने का मतलब अगर आपने 12th किया है तो 10th तो किया ही होगा ना। आप लिखना चाहो तो लिख सकते, नहीं तो कोई इतना मैंडेटरी नहीं है। आप डायरेक्ट बताओ कि एज माई रूट्स आर फ्रॉम कानपुर, सो आई कंप्लीटेड माई 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम यूपी बोर्ड, फुल स्टॉप। ठीक, अब इसके बाद मान लो आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो क्या लिखोगे, आई हैव टोटल 6 ईयर्स, आई हैव टोटल 6 ईयर्स, मतलब 6 ईयर्स का भी किसी का एक्सपीरियंस हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, ये तो एग्जाम्पल है, आपको अपने हिसाब से चेंज कर लेना है। या एक्सपीरियंस नहीं है तो ये चीज नहीं आएगी, और क्या है, सिंपल है। देखो एक्सपीरियंस है तो क्या लिखोगे, आई हैव टोटल 6 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन वेरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ वीविंग प्रोडक्शन, मतलब मैंने 6 साल काम किया है अलग अलग इंडस्ट्री में और वीविंग प्रोडक्शन में काम किया है। ठीक, इसके बाद तुरंत ये बताओ करेंटली, मतलब पहले तो ये बता दो मैंने टोटल एक्सपीरियंस इतना है मैंने किया है, उसके बाद बताओ कि अभी मैं कहाँ काम कर रहा हूं, तो क्या लिखेंगे आप, करेंटली आई एम वर्किंग इन बांसवाड़ा सिंटेक्स मिल राजस्थान एज ए असिस्टेंट मैनेजर सिंस जनवरी 2021, मतलब अभी करंट में मैं बांसवाड़ा सिंटेक्स मिल में काम कर रहा हूं और जनवरी 2021 से कर रहा हूं। तो मतलब टोटल एक्सपीरियंस भी हमने बता दिया
और ये भी बता दिया कि हम करंटली कहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन अब आपने ऊपर ये बताया कि हमने 6 साल इंडस्ट्री में काम कर लिया, तो उन 6 साल में आप कौन-कौन सी कंपनी में रहे? उसके लिए कैसे लिखोगे? देखो रेड हाइलाइटेड में लिखा है प्रायर, पहले। प्रायर टू दैट 2.9 ईयर्स, मतलब लगभग 3 साल। प्रायर टू दैट लगभग 2.9 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन ओरिएंट टेक्स फैब प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा, एज ए असिस्टेंट ऑफिसर। मतलब इससे पहले मैं कहाँ था? मतलब करंट में कहाँ काम कर रहे हो, उससे पहले कहाँ थे और उससे पहले कहाँ थे? ये लिखना चाह रहा हूँ मैं। तो ये पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। प्रायर टू दैट 2.9 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन ओरिएंट टेक्स फैब प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा, एज ए असिस्टेंट ऑफिसर। एंड बिफोर दैट, मतलब उससे पहले और कहाँ था? एंड बिफोर दैट आई हैव वर्कड 3.1 ईयर्स इन एल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गाजियाबाद, एज ए शिफ्ट ऑफिसर। सो ओवरऑल आई हैव वर्कड एट डिफरेंट प्रोफाइल, मतलब मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल में काम किया। आई हैव वर्कड एट डिफरेंट प्रोफाइल फॉर 6 ईयर्स इन टेक्सटाइल वीविंग फील्ड। हो गया 6 साल का अनुभव। इसके बाद माई हॉबीज आर लिसनिंग लिसनिंग टू म्यूजिक एंड सिंगिंग। थैंक यू। इतना आप बोल दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है बताइए? इसी को देख देख के, इसी को पढ़ पढ़ के आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस, आराम से 1-2 पेज का इंट्रोडक्शन आप बनाइए। डायरेक्शन दे रहा हूं मैं, दिशा दे रहा हूं, समझा रहा हूं, फोर्स कर रहा हूं आपको इंप्रूवमेंट के लिए, और ये हो जाएगा। इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन आप बना पाओगे। इस वीडियो की हेल्प लीजिए, और कहीं पर भी आप जाओगे, आप बहुत बढ़िया से इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दे पाओगे। ये हिंदी हिंदी में बोलना कि मेरा नाम ये था, पहले मैं वहाँ था, ये सब हटाइए। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दीजिए, बेहतरीन इंट्रोडक्शन दीजिए। बेहतरीन इंट्रोडक्शन आप अपना बनाइए, हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। जो फ्रेशर रहेगा उसका थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाएगा, जो एक्सपीरियंस रहेगा उसका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये एक सिस्टमैटिक वे में बना लो, फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्लियर दोस्तों? तो इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं अभी तक, और सभी व्यूअर्स हैं, मेरा उन सभी से मतलब ये रिक्वेस्ट है कि आपके भी बहुत सारे जानने में टेक्सटाइल के कॉन्टैक्ट्स होंगे या किसी भी ब्रांच से कॉन्टैक्ट्स होंगे। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के वीडियो को आप शेयर करें, आगे बढ़ाएं। इससे चैनल को मोटिवेशन मिलता है, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो मतलब मुझे काफ़ी खुशी होगी। अभी तक जितने मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनका वापस से एक बार थैंक्स बोलना चाहूँगा, और ये फिर से एक बार कहना चाहूँगा, आप वीडियो को शेयर करें। जितना मतलब आप खुद भी देखिए, खुद भी ज्ञान लीजिए, लेकिन कम से कम शेयर तो करें, आगे लोगों तक पहुँचाएँ, आपको जो भी ग्रुप्स हो, जो भी कॉन्टैक्ट्स हों, और लाइक करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि नोटिफ़िकेशन आपको मतलब मिल जाए। तो वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय व्यूअर्स। नमस्कार, बाय।